पुरवैया चली और इस मंदानिल संग झरते, मोगरे चंपा चमेली संग झरी मृदु सुगंध। आत्मविस्मृति, आत्मविस्मृति की ओर ले जाती सुगंध। आहा, अद्भुत अपूर्व सुख, सुध बुध विसार हो गए हम। सहलाती सुगंध सिंह मंदानिल में पूर्णतः लीन, कैसा सुखद क्षण। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही सुखद क्षण में मैं यशोधरा भटनागर प्रस्तुत हूँ इंदौर लेखिका संघ के समय के हस्ताक्षर कार्यक्रम में। हमारी आज की अतिथि है पंखुरी सिन्हा जी। आदरणीय पंखुरी सिन्हा जी, आपका इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंदौर लेखिका संघ की अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय स्वाति तिवारी जी, अध्यक्ष चेतना भाटी जी एवं सचिव विनीता तिवारी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। युवा लेखिका पंखुरी सिन्हा जी के लिए दो पंक्तियां। थोड़ा जिद्दी है, सपने देखती हैं, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष हार जाएं, यह इन्हें नहीं आता। युवा लेखिका पंखुरी सिन्हा जी के दो हिंदी कथा संग्रह ज्ञानपीठ से प्रकाशित, 5 हिंदी कविता संग्रह, 2 अंग्रेजी कविता संग्रह हैं। कई संग्रहों में रचनाएं संकलित हैं। राजस्थान पत्रिका का 2016 का पहला पुरस्कार, कुमुद टिक्कूद कथा पुरस्कार, मथुरा कुमार गुंजन स्मृति पुरस्कार, प्रतिलिपि कथा कविता सम्मान, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, कहानी संग्रह कोई भी दिन को 2007 का चित्रा कुमार शैलेश मटियानी सम्मान, कोबरा गॉड एट मर्सी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट लेखन, जिसे 1998-99 में यूजीसी महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। 1995 में गिरिजा कुमार माथुर सम्मान। अंग्रेजी लेखन के लिए रूस, रोमानिया, इटली, अल्बेनिया और नाइजीरिया द्वारा सम्मानित, जिसमें चेखोव महोत्सव याल्टा कीमिया में कविता कहानी को पुरस्कृत किया गया। इटली में प्रेमियो बेसियो स्पेशल जूरी अवार्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इटली में ही कविता संग्रह ओसिल सुबह की एक कविता द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित। आपकी कविताओं का देश और दुनिया की 24 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हंगरी और बुल्गारिया में राइटर इन रेजिडेंसी कार्यक्रमों में आप चयनित हुए। हर्ष का विषय है कि प्रतिभा की धनी पंखुरी जी हमारे मध्य है। पंखुरी जी, आपका हृदय से स्वागत है, आइए। बहुत धन्यवाद यशोधरा जी, यहाँ होना मेरे लिए भी हर्ष का विषय है। बहुत धन्यवाद आपको, स्वाति तिवारी जी को, इंदौर लेखिका संघ की हर कार्यकारी सदस्य को, लेखिका को, और आशा है उन सभी दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं सीधा अपनी कहानी का पाठ करती हूँ। कहानी का शीर्षक है युद्ध के साए में लड़की। आप कहानी सुनेंगे दोस्तों, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहानी किस बारे में है। हम उस पर बाद में बात कर सकते हैं। युद्ध के साए में लड़की। लेकिन हमेशा सोनू के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है हमेशा सोनू के साथ? स्वेतलाना, तुम बता सकती हो? लेकिन तुम खुद यह पूछ रही हो। सोनू की मां। सोप ओपेरा का दृश्य बदलता है। पर्दे पर अब स्वेतलाना नहीं है। पता नहीं इस अभिनेत्री का नाम क्या है। इतने चैनल हैं, किस्म किस्म के सोप ओपेरा और इतनी अभिनेत्रियां। कईयों का चेहरा बगैर नाम के कहीं दर्ज हो जाता है, और कई चेहरे ऐसे भी दर्ज होते हैं जिनका नाम जानना मुमकिन नहीं होता। करगिल में लड़ते मरते खपते सिपाहियों का चेहरा, कुछ घबरा कर, कुछ उकता कर, कुछ हल्के फुल्के की तलाश में डेली चैनल बदलती है, और सैफ अली खान रानी मुखर्जी के लिए गीत गा रहा है, ए सोना ए सोना। आंखें बंद करो और लेट जाओ डिनी, संगीत सुनो, लंदन मोय पंगान थे। जिंदगी में गीत है, संगीत है, रोमान है, पर आंखें बंद करते ही फिर से युद्ध। करगिल में लड़ाई छिड़ी है,
कश्मीर फिर से युद्ध में है, युद्ध में जख्मी हो रहा है, युद्ध घमासान युद्ध। हाय रे मेरी कश्मीर की घाटी, तेरे चप्पे चप्पे के लिए लड़कर तुझे बर्बाद करने का जिम्मा उठाया है सरहद के दोनों ओर के बाशिंदों ने। जहां कहते थे कभी धरती पर स्वर्ग था, उसे खौफनाक दर्दनाक वादी में तब्दील करने का जिम्मा उठाया है दोनों देशों ने। युद्ध फिर से सुर्खियों में है, युद्ध की खबरें अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविजन पर, सरहद के दोनों ओर जनता जनार्दन के दिलो दिमाग पर किसी जुनून की तरह छाई हैं। पर ये सिर्फ खबरें हैं, काट छाट कर बिक्री के लिए तैयार की गई खबरें। इनमें युद्ध की असलियत नहीं, युद्ध की असलियत डेनी देख रही है हर रोज, अपनी आंखों से नहीं, कैमरे की आंखों से। एडिटिंग सूट में सारा दिन एक के बाद दूसरे टेप की लॉगिंग करते हुए, बगैर काट छाट अनएडिटेड वर्जन। पर हमेशा डेनी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? डेनी के हिस्से ही क्यों आते हैं लॉगिंग के लिए आए युद्ध के सारे टेप? युद्ध की नंगी विभीषिका से रूबरू होना कोई नियामत है क्या? क्या सब कुछ जान जाना कोई नियामत है? जिंदगी की सारी बदसूरती को देख लेना उपलब्धि है कोई? ये जान जाना कि एक मिनट में धज्जियां उड़ सकती हैं, पर खच्चे उड़ सकते हैं, खून का परनाला बह सकता है। कीचड़ और मिट्टी में बने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहते, खाते, पीते, सोते जागते हैं सिपाही। और ये कश्मीर है, इसलिए कीचड़ में मिली होती है जरा जरा सी पिघलती बर्फ। लकड़ी की सुलगती अंगीठी पर एक सिपाही एक तसले में पका रहा होता है भोजन, और अचानक एक विस्फोट होता है और बारूद के एक धमाके में सब कुछ खत्म। शॉट को लेने में खून के कुछ छींटे कैमरे के लेंस पर भी पड़े हैं। देखते हुए लगता है देखने वालों की आंखों पर पड़े हैं। जैसे देखना अपराध हो, जैसे युद्ध का होना होने देना अपराध हो और फिर ना लड़ना अपराध। लेकिन कौन लड़ना चाहता है? कौन चढ़ाना चाहता है मातृभूमि को अपना शीश? युद्ध स्थल में जाने का अधिकांश लोगों का निर्णय, और जाने कईयों की लाचारी और लड़ने वालों से अलग युद्ध की खबर देने वालों की युद्ध में जाने की स्वार्थी सी जिज्ञासा। ओह, to be a correspondent in the war, to be a war correspondent in the war। युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग, लाइव टेलीकास्ट, लड़ाई का सीधा प्रसार, लोगों की बैठक में। किसी पत्रकार के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि वह मौजूद हो जब बम फटे और वह जिंदा बच जाए, उस हादसे से बाहर निकल आए ये खबर देने के लिए कि बम फटा और इतने निर्दोष फिर से मारे गए। बम किसके हित में फटते हैं? क्या होगा इस दुनिया का जिसमें इस तरह बम फटते हैं? पर ये सारे सवाल पत्रकार की रिपोर्ट में नहीं होते, नहीं होने देते। डेनी की ही सोच में क्यों है? डेनी भी भूल जाए इन सवालों को, हम सब मिलकर दफन कर दें शहीदों के साथ सवालों को। पत्रकारिता में इन सैद्धांतिक सवालों की जगह नहीं होती, और ये कहने की जरूरत नहीं बचती कितना आसान है एक जीते जागते इंसान को पल भर में उड़ा देना, खत्म कर देना। कैमरा खुद ब खुद यह बता देता है। अपने तर्जनी को बीटा एडिटिंग मशीन के गोल घुमावदार नॉब में डालकर डेनी उस दुर्घटना को फिर से देखती है, स्लो मोशन में, धीरे धीरे। हाँ, अभी भी जिंदा था वो आदमी, जीता जागता मुस्कुराता, अंगीठी के आगे खड़ा था, आग सुलगती थी और तसले में पकती थी दाल, शायद अरहर की दाल, और पलक चपकते उस आदमी के सिर्फ चुथड़े बचे हैं, और अब हम सब खूनी हैं, हम सारे दर्शक। शॉट का लॉगिंग नंबर 1687। डेनी ने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली और न रो पाने की एक अजीब सी विवशता के साथ साथ लिए एडिटिंग सेट से बाहर चली आई। न्यूज रूम में हर दिन जैसे दबा दबा कोलाहल था। डेनी ने अपना पर्स उठाया और जैसे सांस लेने को हवा तलाश की, न्यूज रूम के शीश महल से बाहर
बरामदे नुमा खुली जगह पर चली आई। एक सिगरेट जलाया। प्रबाल से लगी लत छुड़ाए नहीं छूटती। प्रबाल का साथ छूट जाने पर भी प्रबाल बरुआ, तुम क्यों छोड़ गए मुझे? लर्डिन मोय पंगामते, अब अभी प्रबाल के बारे में मत सोचो। टिकने के लिए मत ढूंढो कोई मजबूत कंधा। ये सारी अकेली बहादुरी तुम्हारे हिस्से में क्यों आती है डिनी? द मोटू एडिटिंग सूट में मशीनों से घिर कर करगिल की लड़ाई के एक एक शॉट्स के नंबर लिखना। जब से ब्लॉगिंग शुरू की एक ऐसा टेप नहीं मिला जिसमें किसी को मौत के घाट उतारने का दृश्य न हो। और मरने मारने के इस प्री रिकॉर्डेड खेल में देश के लिए मर मिटने का जज्बा, देश प्रेम का उन्माद नहीं छलकता। छलकती है कुछ की दरिंदगी, कुछ की दहशत, कुछ की दहशत। हाँ, मरने मारने का युद्ध नामक ये खेल नहीं तो और क्या है। और तारीफ यह कि कैमरे मौजूद हैं लाइव कवरेज के लिए। तकनीक की उन्नति के दिन हैं। आदमी चांद पर चहलकदमी कर चुका है, फिर कश्मीर के लिए ये सदियों पुरानी लड़ाई क्यों? और डेनी के हिस्से ही क्यों है ये सारे सवाल, ये सारी सोच? औरों की तरह डेनी भी खारिज क्यों नहीं कर देती इन सवालों को? पर खुद ही तो हाथ उठाया था डेनी ने। क्यों उठाया था हाथ? क्या खुद को देखने का लोभ संवरण नहीं हो रहा था? करीब से देखने का लोभ? युद्ध के रक्त रंजित दृश्यों का शॉर्ट नंबर नोटबुक के पीले पन्नों पर लिखते जाने का लोभ? Your generation has lost touch with live experiences of life. पत्रकारिता के एक प्रोफेसर कहा करते थे बहुत पहले, जब डेनी और प्रभात साथ साथ पढ़ते थे, हर सुबह क्लासरूम में अगल बगल बैठते थे, नोटबुक में बहुत बेवकूफाना बातें लिखकर एक दूसरे को पढ़ाया करते थे। बहुत पहले प्रभात डेनी की जिंदगी का हिस्सा था। क्या अब भी है? एक सुबह अचानक आसाम लौट जाने के बाद तो क्या युद्ध जिंदगी का हिस्सा है? और युद्ध का लाइव एक्सपीरियंस अर्जित करना एक उम्दा पत्रकार होने का प्रमाण? खीज और दर्द भरी एक मुस्कुराहट डेनी के होठों पर तैर आई। अखबारों के एडिटोरियल्स की ऑटोप्सी करते हुए वही प्रोफेसर जॉर्ज ह्यूमर का वह नमूना पेश करते थे कि क्लास में समा बच जाता था। कितना फर्क है जर्नलिज्म की पढ़ाई और प्रैक्टिस में। जबकि करगिल में चैनल का एक संवाददाता मौजूद है, पर चैनल के अमीर उमरा की एक टीम कश्मीर गई करगिल पर एक वॉर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फुटेज इकट्ठा करने। इस टीम में सारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स गए, सब टॉप शॉट्स। एक दिन अचानक घोषणा हुई और बस पूरे 3 महीने बाद लौटकर न्यूज रूम के शीश महल में आए तो करगिल के युद्ध का ब्यौरा यूं दिया कि हाँ, युद्ध तो भीषण था, पर हम तो वहां पिकनिक मनाने गए। कश्मीर का कश्मीर था और युद्ध का युद्ध। देखो कि हम दोनों ही देख आए। न्यूज रूम में देर तक कश्मीर की लड़ाई पर विचार मंथन होता रहा। चलो, कश्मीर भले ही अब कहने भर को कश्मीर है, लेकिन युद्ध तो असली है। किसी ने कहा नहीं, दरअसल यह युद्ध भी धोखे का है। किसी और ने कहा, जब गर्मियों में सियाचिन की बर्फ पिघली तो कश्मीर में तैनात भारतीय सेना ने देखा कि ग्लेशियर के उस पार की जमीन पर पाकिस्तानी कब्जा कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह कोई युद्ध हुआ? ये धोखे से छीनी गई धरती की रक्षा के उपाय हैं। ये दनादन चलती तोप और बंदूकें। लेकिन यह भी कोई बात हुई कि 21वीं सदी के उत्तरार्ध में ये माप तौल की जाए कि कौन सा युद्ध हुआ और कौन सा धोखेबाजी? पर साला, जब कोई सैनिक निशाना साध कर गोली दागता है और तोप से धुआं उठता है तो लगता है कि हम में भी दम। कहते हुए महेंद्र प्रताप के नथुने फड़के और मुट्ठी खींचकर न्यूज डेस्क पर उन्होंने अपना हाथ ऐसे दे मारा जैसे उस पर पाकिस्तान का नक्शा बना हो। करगिल से लौटे सभी वीर पत्रकारों के चेहरे पर मर्दानगी की एक बाकी रेखा ऐसे खेल गई जैसे कड़क चाय के साथ
खूब कुरकुरे नमकीन पकौड़े चबाने को मिल गए। किसी का युद्ध और किसी का मनोरंजन। एक गहरे निश्वास के साथ निरंजन बाबू ने कहा, क्या यही है आज की इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता? किसी ने सवाल भी दागा। इसकी प्रतिक्रिया में सरदारों ने कुछ लानत के साथ न्यूज रूम में बाकी के पत्रकारों से कहा, कमाल है कि तुम में से किसी ने इच्छा जाहिर नहीं की हमारे साथ करगिल जाने की। इस पर करगिल जाने के उत्सुक तमाम जर्नलिस्ट इन मेकिंग एक दूसरे का मुंह ऐसे ताकने लगे जैसे उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ऐसे माहौल में जब तनातनी की रेखा खिंच गई, खासकर अपने को कुछ वरिष्ठ मानने वाले पत्रकार और बॉसेस के बीच, तो फिर एक दूसरा ऊट पटांग सा प्रश्न हवा में अटक गया कि अब डॉक्यूमेंट्री बनाने को कौन कौन उत्सुक है। अर्थात अब फुटेज की लॉगिंग कौन करेगा? तो डिनी समेत कुछ और नौसिखिए पत्रकारों ने, जो अभी अभी स्कूल से पत्रकारिता की डिग्री लेकर आए थे, अपने हाथ हवा में ऐसे लहराए जैसे पुराने जमाने की फिल्मों में हीरो हीरोइन रुमाल हिलाया करते थे। व्यंग्यात्मक हंसी की छिटपुट छींटाकशी हुई और उस पल के लिए मामला रफा दफा हो गया। वो तो जब टेप की लॉगिंग शुरू की तो पता चला कि करगिल में क्या गुजर रहा है। दिखने में यह हर किसी वीडियो टेप की तरह है, लेकिन इनके भीतर मीलों लंबे काले फीते पर भयानक चित्कार दर्ज है। ऐसी भयानक जिसे देख लेने के बाद दुनिया मुकम्मल नहीं बचती। सिगरेट की आग उंगली से लगी तो डेनी की जैसे तंद्रा हम हुई। क्यों मोल ली ये आफत डेनी ने? पर क्यों ऐसी आफतें चलकर डेनी के रूबरू आ खड़ी होती हैं? और यह पहली बार नहीं है जो काम कोई नहीं करना चाहता, जिससे सबसे कम क्रेडिट अथवा ख्याति अर्जित होती है। आउट ऑफ स्टेशन रिपोर्ट्स की एडिटिंग, वॉइस ओवर, डॉक्यूमेंट्री और फीचर प्रोग्राम्स के लिए दुनिया भर के टेपों की लॉगिंग सब लर्डेन मोए पंगांते के हिस्से आते हैं। पर इस बार का सौदा कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ा है। यह जानते हुए कि लड़ाई की विभीषिका को इतने करीब से एडिटिंग रूम के अंधेरे मशीनी अकेलेपन में देखना बहुत त्रासद होगा, क्यों कबूला यह काम उसने। अंगूठे से लाइटर का नॉब घुमाया और मोमबत्ती की लौ के आकार का एक फ्लेम हवा में चल गया। एक दूसरी सिगरेट दो उंगलियों के बीच टंग गई। दिनी तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा दिनी? यहाँ इस टेलीविजन चैनल की इस बरामदे नुमा खंबेदार छत की मुंडेर से टिककर और फिर अपने अकेले कमरे में पालथी मारकर एक के बाद दूसरी सिगरेट फूकना। सिगरेट फूकते गुजरेगी तुम्हारी जिंदगी। जब से प्रबाल का साथ छूटा, सिगरेट एकमात्र अंतरंग के साथ थी। पनामा हर कश में दमदार विज्ञापन कहता है, पर कश लेने वाले जानते हैं कि कितना खोखला और खाली महसूस होता है अंदर कहीं जब आप एक के बाद दूसरा सिगरेट चलाते हैं। मणिपुर की नदियों पहाड़ों को याद करना कितना भी प्रिय हो मणिपुर, वहां हमेशा के लिए लौटा नहीं जा सकता। वहां ऐसे आदमकद टेलीविजन चैनल्स का दफ्तर जो नहीं है और शायद कभी न बने। कम से कम निकट भविष्य में दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट की ऐसी तरक्की के आसार नजर नहीं आते। प्रबाल लौट गया आसाम हमेशा के लिए, राजधानी छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर, आसाम की समस्याओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिल्ली के टेलीविजन चैनल्स में बेचने। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का ख्वाब और प्रबाल बन दिन भर एक परफेक्ट शॉट के लिए भटकना और सारी रात एडिटिंग सूट में बिताना, काम का नशा और दिल्ली से प्रेरणा। लंबी लच्छेदार बातें वक्त बे वक्त अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे घुमाना और तब सपने देखना खुली आंखों से। डर के बच्चों की एक लंबी कतार, घर के बच्चों की एक लंबी कतार के सपने देखना, गुलजार के लिखे गीत टपोरियों की तरह गाना, डेनी के उड़ते हुए बालों को अपनी उंगलियों में फंसाकर पीछे झुककर कहता था, I am the sunshine in your hair। प्रबाल बरुआ जब मोटरसाइकिल पर उड़ता नहीं होता था तो डेनी की बाहों में सिमटता बिखरता होता था। प्रबाल हर बात में कहता था, कोई शर्मा नहीं, कोई
गौशाला ली। और फिर एक दिन अचानक पैसे का सारा प्रॉस्पेक्ट छोड़कर आसाम चला गया और डिनी अकेली रह गई दिल्ली में। अपने गैंग में वो मशहूर थे, द बाइकिंग ऑलवेज बिकनिंग चिंकी कपल। और फिर डिनी एकदम अकेली रह गई। दिल्ली हमारी नहीं है, कभी हमारी नहीं होगी, हमें कभी नहीं अपनाएगी, आवेश में बोलता जाता था बलराम। हम हमेशा यहाँ चिंकी रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट से आए परदेसी। सिगरेट के धुएं का गोल गोल छल्ला उड़ाते हुए कहता था, वो हमें प्यार से चिंकी बुलाते हैं, डिनी कहती थी। कुछ प्यार से बुलाते हैं और कुछ बेकारत से। कुछ ऐसे भी हैं जो चिंकी बुलाते नहीं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो उनकी आंखों में देख सकती हो बहिष्कार। क्या सच कहता था प्रभाव? क्या वह बहिष्कार है या उससे भी ज्यादा नफरत जैसा कोई आक्रोश, ये जो दफ्तर में भेदभाव का भाव है? पर कुछ तो है, पर क्यों है? ललदिनमोय पंगामते क्या इतना अजनबी नाम है कि अपनाया नहीं जा सकता बाकी की लड़कियों की तरह? मंगोल आंखों के ऊपर आईलाइनर की एक गहरी रेखा और एक बड़ी सी लाल बिंदी, हमेशा लगभग और उसी तरह लगभग हमेशा बहुत चुस्त नीली जीन्स, गले में मणिपुरी शॉल का बहुरंगी लंबा मफलर, कानों में चांदी के झूमर जैसे बुंदे। प्रबाल में हाथे नहीं थकता, जीन्स के साथ बिंदी की कशिश, कभी कभी लाल गोल बिंदी की जगह काली सरपीली बिंदी। प्रबाल ने जब डिनी को अरसा पहले पहली बार देखा था तो गर्मियों का मौसम था और डिनी हाई स्कूल की तुरंत तुरंत पास आउट यूनिवर्सिटी में दाखिले की लाइन में खड़ी थी। सफेद जमीन पर बैगनी बूंदों का स्कर्ट टखने तक छू रहा था। तब डिनी बिंदी नहीं लगाती थी, कोई साज श्रृंगार नहीं, न आईलाइनर, न बाएं हाथ की चूड़ियां, किशोरावस्था को पार करने की शर्मीली सी मुद्राएं। साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करते जैसे जैसे लाइब्रेरी में बीतने वाले घंटे पढ़ने लगे और प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता फेमिनिज्म से साक्षात्कार करता गया। जीन्स प्रिय होती गई और ललाट पर बिंदी ने स्थायी स्थान ग्रहण कर लिया। बल्कि प्रबाल उलाहने भी देने लगा था कि आखिर जीन्स क्यों कर इतनी प्रिय हो गई। किस स्कर्ट में तुम इतनी अच्छी लगती हो, और मेखला चादर में तो कोई जवाब ही नहीं। मेखला पहने तो जैसे सदियां गुजर गई। प्रबाल के आसाम लौटने के बाद से नित्य जीन्स बिंदी, ढेर सारा काम और सिगरेट। प्रबाल का लौट जाना डिनी के जीवन में एक अध्याय का खत्म हो जाना था, या शायद उससे बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि एक अध्याय के खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होता है जो हुआ नहीं। दूसरी सिगरेट फूंक कर बुझाई जा चुकी। एडिटिंग सूट में जाने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही। अभी अभी जो लास्ट शॉट लॉगिंग किया उसमें कुछ जिंदा लोग कुछ मुर्दा लाशों को पैर से ठोकरें मार रहे थे और ऐसा करते हुए बहुत महफूज दिख रहे थे। इस शॉट के आगे पीछे ऐसा कोई दृश्य नहीं था जिससे उसकी कोई समझ बन सके। क्या जिंदा लोग एक देश के थे और मुर्दा दूसरे देश के? क्या हुआ था उनके बीच? क्या अलग अलग देशों की उत्पत्ति होना अपने आप में एक गुनाह है, दुश्मनी की बुनियाद है? क्या लोगों के चेहरों पर उनकी राष्ट्रीयता लिखी होती है जैसे कि डिनी के चेहरे पर लिखी है? पर क्या लिखा है डिनी के चेहरे पर कि कानूनन वो इस देश का नागरिक है पर ये देश उसका नहीं है? उसका मंगोल चेहरा, घने काले घुंघराले बाल, मणिपुरी शॉल के चटक रंग, सब कहते हैं वो यहाँ की नहीं। An outsider in her own country, an outsider amongst its people, and always an outsider in the newsroom. सिर्फ प्रबाल कहता था इसलिए नहीं, डिनी ने खुद महसूसा है कि टेलीविजन उसकी मौजूदगी, एडिटोरियल मीटिंग्स में उसकी उपस्थिति, उसकी मुखर उपस्थिति समाचार बनाने और बेचने वालों को बहुत नागवार गुजरती है। ललदिनमोय पंगामते की उपस्थिति उन्हें याद दिलाती है कि केंद्रीय राजनीतिक खबरों की उनकी सारी गहमा गहमी से दूर मणिपुर नाम का एक खुलाया हुआ प्रांत है जिसकी बिजली, पानी, रोजगार से भी बड़ी भौतिक समस्याएं हैं जिन्हें कोई नहीं सुलझाना चाहता।
मणिपुर नॉर्थ ईस्ट है, आतंकियों का इलाका, उनका गुमशुदा रहना, हर रोज की खबरों से दूर रहना जरूरी है उस आफियत के लिए जिससे बाकी के कुछ प्रधान राज्यों का यह गणतंत्र चैन की सांस ले सके। यदा कदा मणिपुर बाकी के नॉर्थ ईस्ट की तरह खबरों में आता है कि फिर से कोई आतंकी हादसा हुआ और तब अचानक डेनी के लिए पुकार होती है। तीसरा सिगरेट जलाने को हुई तो डेनी ने बाकी दफ्तरियों की तरह खड़ी देखी। क्या फायदा, क्या होगा दफ्तर की इस छज्जे नुमा छत पर उकड़ू टंकर दफ्तर की राजनीति और अपनी अवहेलना के धागे पहचानते हुए सिगरेट फूंकने से? क्या वह अभी अभी ब्यूरो चीफ के दफ्तर में जाकर कहेगी, हाय मृत्युंजय, यू नो आई नो दैट आई एम अ चिंकी एंड सो आई नेवर गेट टू डू अ रियल sizzling report. What do you think? What do you think of it? Something you can do about it, please? जैसे मृत्युंजय ये पहले से नहीं जानते हैं। क्या अपेक्षा की जा सकती है किसी से, पर या क्या किसी से भी अपेक्षा का मामला है अथवा उनसे जिनका काम है यह देखना कि चैनल में खुलेआम पक्षपात न हो? आखिर हम अपेक्षाओं की दुनिया में जीते क्यों हैं? तो क्या हम हताशा और निराशा की एक दुनिया बना लें? क्या हम कोई दुनिया भी बना सकते हैं या कि एक बनी बनाई दुनिया हमें दे दी जाती है जीने के लिए कि ये लो, जितना हाथ पांव मारना है मार लो, दुनिया नहीं बदलेगी? क्यों न प्रबीर से पूछे? पापा कब से कह रहे हैं उससे मिलने को। फोन पर काफी बातचीत के बाद डेनी और प्रबीर ने आज एक दूसरे को अपॉइंटमेंट दिया है कैफे कॉफी डे में शाम के 7 बजे का। लेडीज रूम में पहुंचकर डेनी ने अपना चेहरा देखा, प्रबाल की नजर से नहीं, अपनी नजर से। एक कामकाजी लड़की का चेहरा, थका हुआ लेकिन खूबसूरत। टेपों की लॉगिंग से धुआं आंखें, एक बार मीठी और फिर खोली। ऑनलाइनर से किंचित पड़ी हो गई आंखें, सिगरेट पीते रहने से कुछ स्याह पड़ गए धनुषाकार होठ, खट, रेवलॉन की लिपस्टिक का घुमावदार नॉब, इंस्टेंस कॉपर। लिपस्टिक की खुशबू भी होती है स्पिरिट जैसी, कुछ मादक। हर बार जब डेनी लिपस्टिक को होठों के करीब लाती है एक एहसास होता है कि कमर से किसी के हाथ लिपट रहे हैं। होठों पर रंगों की एक रेखा खेल ली डेनी ने और उन्हें एक दूसरे से सटाकर रंग मिला लिए। सिगरेट पीने के सारे निशान मिट गए। दरवाजे को बड़ी एहतियाती अदा से खोलकर डेनी कैफे में दाखिल हुई और रोशनी के एक मुलायम से नृत्य ने उसे घेर लिया। हल्का सा एक संगीत बज रहा था, It must have been love, but it's over now। उस क्षण डेनी वहीं रुकी रही, रोशनी और गीत को जज्ब करते हुए, टेबलों पर अपनी नजर दौड़ाते कि इनमें से कौन कबीर है। वह ज्यादा कठिन नहीं था, मंगोल नाक नक्शे का एक सुदर्शन पुरुष एक टेबल पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था, इंडिया अ मिलियन इंजीनियर्स। प्रबीर एक मल्टीनेशनल बैंक में कार्यरत था। प्रबीर पापा को बहुत पसंद है, हर दृष्टि से लायक। हेलो, जिनी ने उसकी ओर मैत्री का हाथ लगाया। उस वक्त उसने अतीत के सारे बंधन खोल दिए थे। वह तैयार हो गई थी कि प्रवाह के बाद का अध्याय शुरू करेगी। उस मैत्री के प्रस्ताव में आगे बढ़ने की संभावनाएं थी। हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। क्या लोगी? मोका, कैपुचिनो? हाँ, कैपुचिनो विद डार्क चॉकलेट। और फिर एक मुस्कुराहट, एक हल्की सी झील, पानी का एक बूंद। तो आप पत्रकार हैं? हाँ हूँ। आप एक बैंकर हैं? यस ऑफ कोर्स। और दोनों हंसते हैं, एक गुदगुदाहट भरी हंसी। और तुम्हें पसंद है पत्रकारिता? प्रदीप ने कहा, हाँ है। आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं? मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन पत्रकारिता तुम्हारे लिए सिर्फ नौकरी है, शौक या कमिटमेंट? एक किस्म का जज्बा, लेकिन नौकरी भी तो है। तुम्हें नहीं लगता कि अपनी अपनी नौकरी को पसंद करने की हमारी डिग्री में अंतर होना चाहिए? वैसे अगर हमारी शादी हो जाती है तो तुम ज्यादा ध्यान घर को दोगी या नौकरी? डेनी को अचानक लगा कि बातचीत में रोमांच आने के बजाय तनाव छा रहा है। उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। प्रत्युत्तर में वह हंसी, लेकिन यही अपेक्षाकृत ठीक ही हंसी थी।
क्षण भर पहले की मिठास गुम हो गई। और अगर यही सवाल मैं तुमसे कहूं, कहते कहते ही जिन्हें को लगा कि एकदम वही सवाल प्रवीण से नहीं किया जा सकता। हर बात का ठीक विलोप नहीं होता। सचमुच करोगी मसलन हमारी शादी के बाद? वह मुस्कुराया। वह एक टेढ़ी साजिश भरी मुस्कुराहट थी, मानो वह कह रहा हो तुम्हें घर सजाने का शौक नहीं, तुम नहीं चाहोगी एक सुंदर सुव्यवस्थित घर, एक रसोई करीने से जिसमें सब कुछ हो, जिसमें ऑफिस के किसी भी दौरे से काफी भी लौटा जा सके। डेनी को अचानक लगा कि कैफे की बार नुमा ऊंची कुर्सियों से उठकर वो दोनों एक गद्देदार सोफे पर आ बैठे हैं, बल्कि फंस गए। सोफे पर हरे पीले रंग के ढेर सारे कुशन्स हैं और अपनी उंगलियों को कुशन्स पर रोककर वो दोनों बीच की दूरी का जायजा ले रहे हैं। आपकी प्याली की चाय खत्म होने को है और बड़े अनुनय भरे स्वर में डेनी उससे कह रही है, एक प्याली चाय और मिल जाएगी? ऐसा करो, तुम चाय पिला दो, मैं डिनर बना दूंगी, अंडे की भुर्जी और गर्म सिके पराठे। लेकिन डेनी के स्वर में अनुनय क्यों हो? श्रम का ये बंटवारा क्यों है? लेकिन है, अगर चुनना ही पड़े तो क्या डेनी पसंद करेगी कि प्रवीण घर संभाले और वह नौकरी करे? तो कॉलेज के जमाने में आप एक फेमिनिस्ट थी। कैफे कॉफी डे का बड़ा सा मग कांच की मेज पर रखा गया तो एक किरकिरी सी हुई और गद्देदार सोफा गायब हो गया। बार जैसी कैफे की कुर्सी स्टूल से भी बदतर महसूस होने लगी, जैसे बेकारण बेखौफ हो जाने की बजाय कबीर उससे मांग रहा और डिटेल इंट्रो प्लीज। बिल्कुल जायज मांग, लेकिन डेनी चाहती थी कि सवाल और जवाब से अलग वो एक पल के लिए भी कबीर का साथ महसूस तो कर सके। जिन अर्थों में तब फेमिनिस्ट थी अब भी हो और रहोगी। फिर से सिर्फ हंसी, लेकिन अब वह एक सियासत बनी हंसी थी। 2 मिनट पहले डेनी उस शख्स के साथ एक बहुत नर्म जमीन पर जा बैठी थी, लेकिन वह डूबती उतराती इससे पहले फेमिनिज्म का ज्वलन मुद्दा आ खड़ा हुआ था। उसे इंटरव्यू रूम में वापस बुला लिया गया था। I am the boss and I shall continue to be. प्रवीर अपने सिर को जरा सा बाईं ओर झुकाकर उसे मुस्कुरा दिया था। बात फिर से वहीं आ गई थी, अपेक्षाओं पर। ये अपेक्षा भावी पति की कि पत्नी उसके कहे के हिसाब से डूबे और खिलावे। जब पति कहे तो समर्पण, जब पति कहे तो मुस्तैदी, जब पति कहे तो हाजिर जवाबी पूर्ण नियम है। और भावी पत्नी की अपेक्षाएं? डेनी ने प्रवीर की आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे शतरंज की बिछी बाजी दिखाई दी। ये शह और मात का खेल है, मीठा प्रेम नहीं किया जाएगा। डेनी अपनी सारी मधुरता बिखेरेगी, फिर भी डेनी को प्रवीर के आगे परास्त होना है। प्रवीर उसे स्वीकारेगा, डेनी उसे चुन नहीं सकती। वह सीढ़ियां फलांग कर रोमान के घेरे में प्रवेश नहीं पा सकती। डेनी को लगा कि अचानक गाने का स्वर बदल गया है, रोशनी तल्ख हो गई। डेनी को लगा कि वो एक भावी दंपति की जगह बिजनेस एसोसिएट में तब्दील हो गए। तो कहाँ से पढ़ाई की आपने? बचपन से घर से बाहर रहती रही? प्रवीर की आवाज में एक वार्डन सरीखा रौब दबा गया। बड़ी शिष्टता से डेनी ने उत्तर दिया और हंसी भी, लेकिन वह एक ठंडी हंसी थी। अगला प्रश्न डेनी के आगे खुद ब खुद तैर गया। उसने सोचा कि जब खेल शतरंज का ही है, एक प्रश्न वह भी कर ले। Any girlfriend you have had? कहते हुए जिनी ने पर्स से सिगरेट केस निकाला और प्रवीर के सामने कर दिया। ऐसा उसने पहली बार किया था। वह किसी को सिगरेट ऑफर नहीं करती, पर यह भी तो पहली बार था, एक अरेंज्ड रोमांटिक मीटिंग। मैं सिगरेट पीती हूँ, तुम भी पीते हो? यह पूछने का सबसे सरल और कारगर तरीका। बात इस दिशा में भी जा सकती थी कि तुम क्यों पीते हो,
मैं क्यों पीती हूँ, लेकिन बात उस दिशा में गई नहीं। प्रवीर को डेनी की यह लौंग इलायची पेश करने की तरह सिगरेट पेश करने की हिमाकत बहुत नागवार गुजरी, और वह भी गर्लफ्रेंड वाले सवाल के साथ, और इस बार वह हंसी भी नहीं, सिर्फ उसकी आंखों में ढेर सारी शरारत झलक। प्रवीर ने क्रोध में होंठ खींचकर कहा, नो थैंक्स। डेनी ने सिगरेट के धुएं का गोल गोल लच्छा बनाते हुए छत की ओर ऐसे छोड़ा जैसे एक कलाबाज विक्टोरिया मेमोरियल के आगे खड़ा एक पाइप से साबुन के इंद्रधनुषी फेन हवा में उड़ा रहा है, जिनमें आने वाले दिनों के सपने देखे जा सकते हैं। और फिर अचानक वह उठ खड़ी हुई, और चूंकि दाएं हाथ में सिगरेट थी, बायां हाथ उसने पहले तो एक ऑफिशियल हैंडशेक की मुद्रा में, और फिर प्रवीर तक पहुंचते पहुंचते मुद्रा बदल कर कि जैसे थाम लो कि यह अलविदा नहीं है, बढ़ाया, और फिर उसके हाथ थामने से पहले मुस्कुराकर वापस ले लिया। डेनी चाहती थी कि वह ढेर सारी नरमी बिखेर कर जाए टेलीविजन के उस जय साबुन के विज्ञापन की तरह, जिसमें बेला या चमेली के फूल आसमान से झरने लगते थे, एक चहकदार गाने की तरह। पहला प्यार लाए जीवन में बहार। लेकिन चूंकि ये एड फिल्म की शूटिंग नहीं थी और न ही कोई बिजनेस मीटिंग थी, और क्योंकि हर वक्त जिंदगी में अभिनय नहीं किया जा सकता, इसलिए बेला चमेली के फूलों के बिखरने जैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दोनों में से कोई ठीक से मुस्कुराया भी नहीं, और जैसे ढेर सारे झनझनाते तारों को वैसे ही वही छोड़कर दोनों रुक सकते हैं। तो ये थी कहानी, और आप सब ये समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो हर जगह सुर्खियों में है, उसकी पृष्ठभूमि की वजह से मैंने ये कहानी सुनाई। जैसा कि मैंने कहा, ये कथाक्रम में छपी थी 2008 में, और इस पर रविंद्र वर्मा जी की एक टिप्पणी भी है, पर वो टिप्पणी कभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल सुनने के लिए धन्यवाद। और आप कहेंगी तो मैं बहुत सुंदर पंखुड़ी जी, आभार, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।